साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में M2R4 और M2R5 से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बेसिकली ये कंप्लीट वीडियो M2R5 के लिए है, बट स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक की M2R4 के लिए भी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंप्लीट वीडियो है ये M2R5 के लिए है, बट स्टार्टिंग से 20 से 25 मिनट की जो वीडियो है वो M2R4 और M2R5 दोनों के लिए है। तो M2R4 वालों को कहाँ तक देखना है मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ तक वीडियो को देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बट जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग M2R4 से हैं तो आपको स्विचिंग, TCP IP OSI मॉडल, IP एड्रेस, ISDN FDDI, फायरवॉल, ट्रांसमिशन मीडिया और मोड, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर मॉडल, HTML फॉर्म और टेबल, और साथ ही जो CGI है ये M2R4 और M2R5 दोनों को तैयार करना है। तो ये जो आपका था ये था M2R4 के लिए। जबकि M2R5 का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या अंतर है इसको पढ़ लीजिए। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में क्या अंतर इसको पढ़ लीजिए। जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है ये M2R4 और M2R5 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने आप लोगों को इन सभी के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। देन इसके बाद वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर, वेब होस्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग, तो आप लोग इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट कि www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसे W3 या फिर वेब भी कहते हैं, जिसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया था। देन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है एंड दैट इज़ VW। तो VW का फुल फॉर्म व्यू पोर्ट विद होता है। बेसिकली जो ATM है ये एक सेल बेस आर्किटेक्चर है जो कि 53 बाइट्स का होता है। कितने? 53 बाइट्स का। और ATM का फुल फॉर्म असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड होता है। ATM और TCP ये दोनों ही कनेक्शन ओरिएंटेड हैं, जबकि UDP कनेक्शन लेस है। एक बात और कि मैंने आप लोगों को स्विचिंग और TCP IP मॉडल इन सभी के ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट आता है पॉइंट HTTP। आपसे पूछता है कि क्या HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, तो आपको टिक करना है ट्रू, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में कई बार आ चुका है। जबकि FTP और टेलनेट ये दोनों ही स्टेटफुल प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट जो FTP है वो पोर्ट नंबर 21 और पोर्ट नंबर 20 यूज़ करता है। 21 कनेक्शन के लिए और 20 किसके लिए? डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो जो ये FTP है ये दो पोर्ट 20 और 21 यूज़ करता है। जबकि जो टेलनेट है ये पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है, और इसको हम लोग रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो ये UDP है इसका फुल फॉर्म यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, जबकि जो TCP है इसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और ये दोनों ही प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद आपसे कई बार पूछ चुका है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया वेब पब्लिशिंग टूल कौन सा है, तो आपको आंसर टिक करना है फ्रंट पेज। तो जो फ्रंट पेज है ये एक वेब पब्लिशिंग टूल है। वेब पब्लिशिंग टूल को हम लोग वेब अथरिंग टूल भी कहते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब जो ये है ये एक वेब पब्लिशिंग टूल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वेबसाइट डेवलपमेंट टूल। क्या? वेबसाइट डेवलपमेंट टूल। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो फ्रंट पेज है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया वेब पब्लिशिंग टूल है, और वेब पब्लिशिंग टूल को ही हम लोग वेब अथरिंग टूल कहते हैं। जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब है ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट टूल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है जो IPv4 है। जो IPv4 है वो 32 बिट लंबा एड्रेस है। आपसे पूछता है
कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला IP का कौन सा वर्जन है, तो आपको आंसर टिक करना है IPv4। ठीक है, तो जो IPv4 है वो 32 बिट का होता है और जो इसके ऑक्टल होते हैं, जो इसके ऑक्टेट होते हैं, उसकी रेंज 0 से लेकर 255 के बीच में होती है और इसे 5 क्लास में बांटा गया है, ABCDE। ठीक है, जो IPv4 है इसमें हेडर की संख्या कितनी है, 12, जबकि जो IPv6 है ये 128 बिट का होता है और इसमें हेडर की संख्या 8 होती है। एक होता है मैक एड्रेस, तो जो मैक एड्रेस है ये 48 बिट लंबा होता है और मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये IP एड्रेस है इसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, जबकि मैक एड्रेस को हम लोग फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है ट्रू फॉल्स में कि क्या IP एड्रेस के बदलने पर डोमेन नेम चेंज होता है, तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो IP एड्रेस है वो डायनेमिक होता है, जबकि जो डोमेन नेम है वो स्टैटिक होता है। नेक्स्ट, जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सबसे फास्टेस्ट मीडियम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रोटोकॉल है SSL जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आंसर आएगा नेटस्केप। नेक्स्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है ARPANET, तो जो ARPANET है इसका फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। जब आप लोग इसका ऑप्शन टिक कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ 2 जगह पर ध्यान देना है। सबसे पहला जो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर होता है एडवांस्ड और यहाँ पर होता है प्रोजेक्ट्स, एस यहाँ पे आएगा, प्रोजेक्ट नहीं होता है, प्रोजेक्ट्स होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेट के थ्रू व्यापार करना कहलाता है क्या, ई-कॉमर्स। बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि जो डोम है DOM इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि वेब डॉक्यूमेंट के लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। आपसे पूछता है कि जो VB स्क्रिप्ट है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आपका आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एक क्वेश्चन और आता है कि ASP यानी कि एक्टिव सर्वर पेज में डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, तो आपका आंसर आएगा VB स्क्रिप्ट यानी कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। बेसिकली ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि जावा स्क्रिप्ट का अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए। नेक्स्ट, आपको कुछ CMS के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि वर्डप्रेस, जुमला, ड्रुपल, मेजेंटो, प्रेस्टासॉप। तो जो ये आपके मेजेंटा और प्रेस्टासॉप हैं इनका हम लोग अधिकतर यूज़ ई-कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करने में करते हैं। नेक्स्ट, ASP, जावा, PHP, पाइथन, रूबी और C# ये सारी लैंग्वेज सर्वर साइड लैंग्वेज हैं, जबकि जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, HTML, CSS, AJAX ये सभी के सभी क्लाइंट साइड लैंग्वेज हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछ लेता है भैया इनमें से सर्वर साइड लैंग्वेज कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है, तो आपको कम से कम इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वेब होस्टिंग कंपनी। आपसे पूछ सकता है कि भैया इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी है या फिर नहीं है, तो होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, गोडैडी, विक्स, होस्टगेटर, बिग रॉक ये सभी के सभी वेब होस्टिंग कंपनी हैं। इसके अलावा गूगल, बिंग, याहू, बैदू, AOL, ask.com, एक्साइट, डकडकगो ये सभी के सभी क्या हैं, सर्च इंजन हैं। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा ये क्या हैं, ये सभी के सभी ब्राउज़र हैं। बेसिकली आपसे पूछता है कि एथरनेट जो एथरनेट है वो किस एक्सेस मेथड का यूज़ करता है, तो आपको आंसर टिक करना है CSMACD। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो एथरनेट है वो किस एक्सेस मेथड का यूज़ करता है, तो आपको आंसर टिक करना है CSMACD। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वाईफाई कौन सा एक्सेस मेथड यूज़ करता है, तो आपको आंसर टिक करना है CSMACA। फिर यहाँ पर CD नहीं आएगा, CA आएगा। ए किसके लिए है, ए है वाईफाई के लिए, डी किसके लिए है, डी है एथरनेट के लिए। और यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दिया गया है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन, ये किसका फुल फॉर्म है, CSMACD का। बट जब यहाँ पर CSMACA आएगा तो आपको इसकी जगह क्या लिखना है, एवॉइडेंस। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब आपसे पूछ सकता है शॉर्ट नोट में कि वेब पेज क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा है कि वेब पेज एक ऐसा पेज है जिसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट किया जाता है और इस पेज में किसी कंपनी या कोई अन्य जानकारी होती है और जो ये जानकारी है ये इमेज, ऑडियो, वीडियो या फिर हाइपरलिंक में हो सकती है। अगला आता है URL। तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वेब पर जितने भी रिसोर्स उपलब्ध हैं, चाहे आपका कोई वेब पेज हो या फिर ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, सबका कुछ ना कुछ एक यूनिक एड्रेस है जिसे हम लोग URL या फिर वेब एड्रेस कहते हैं। बेसिकली URL से संबंधित एक फुल फॉर्म है URI, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है मेटा सर्च इंजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में छप सकता है। तो बेसिकली मेटा सर्च इंजन है क्या, आपको एक चुटकी में याद हो जाएगा। समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्या है, ये है, थोड़ा इसको जूम करते हैं ना ताकि आपको अच्छा दिखे। चलिए ठीक, मैंने क्या किया, ओपन किया google.com। तो ये क्या है, ये है google.com। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके सर्च बॉक्स में टाइप किया O लेवल M2R5 के वीडियोस। तो इस केस में हो सकता है कि जो google.com है वो मेरा वीडियो सबसे पहले दिखाए, देन इसके बाद किसी अदर चैनल का, देन इसके बाद किसी अदर चैनल का। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो आपने क्वेरी इस बॉक्स में टाइप की थी, google.com ने अपनी डेटाबेस के हिसाब से जो इंडेक्सिंग थी कीवर्ड की, उसके अनुसार आपके सामने रिजल्ट शो कर दिए। बट हो सकता है जब आप लोग इसी क्वेरी को सेम टू सेम क्वेरी O लेवल M2R5 की प्रिपरेशन आप इसी कीवर्ड को किसी अन्य सर्च इंजन लाइक आपने सर्च किया bing.com पे, तो हो सकता है कि उस केस में जो मेरा वीडियो है ये नीचे आए और किसी का वीडियो ऊपर आए। तो कहने का मतलब ये है कि जो सर्च इंजन है, और आपके पास डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन हैं, गूगल, ओल, ask.com, बिंग, बैदू, ये क्या है, ये सभी के सभी सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जो भी सर्च इंजन है उनका अपना अपना डेटाबेस है जहाँ पे उनके जो रिसोर्सेस हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि भैया मुझे इस कीवर्ड पे कौन सा वीडियो दिखाना है या फिर मुझे इस कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है। तो वहाँ पर पूरा डेटाबेस बना हुआ है कि किस कीवर्ड पे कौन सा वीडियो या फिर कौन सी लिंक या फिर कौन सी फाइल ओपन करना है। तो अलग अलग सर्च इंजन का अपना अलग अलग डेटाबेस है। जब भी आप लोग किसी क्वेरी को टाइप करते हैं तो उस केस में पर्टिकुलर सर्च इंजन अपने डेटाबेस में चेक करता है कि भैया इस कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग कौन सा रिजल्ट मुझे शो करना है। बट जो मेटा सर्च इंजन है, जो मेटा सर्च इंजन है वो सर्च इंजन का सर्च इंजन है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो मेटा सर्च इंजन है, फॉर एग्जांपल डॉग पाइल, तो जो डॉग पाइल है या कोई अन्य मेटा सर्च इंजन है उसका अपना डेटाबेस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, उसका अपना डेटाबेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया dogpile.com, जो कि क्या है, जो कि एक मेटा सर्च इंजन है। तो इस केस में मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइप किया कि O लेवल M2R4, तो इस केस में ये क्या करेगा, चूंकि जो मेटा सर्च इंजन है उसका अपना डेटाबेस नहीं होता है, तो क्या करेगा, इससे लिंक जितने भी सर्च इंजन होंगे 100, 50, 6, 7 जितने भी होंगे, सभी सर्च इंजन के पास इस क्वेरी को पास करेगा। तो होगा क्या, जब आप लोग इस मेटा सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में इस क्वेरी को टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, इस क्वेरी को इसके पास, जितने भी इससे लिंक सर्च इंजन होंगे सबके पास ये इस क्वेरी को पास कर देगा और यहाँ पर सर्च करवाएगा। सर्च करवाने के बाद अलग अलग सर्च इंजन अलग अलग रिजल्ट देंगे एंड वो रिजल्ट किसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे, और वो उनको अपने हिसाब से यूजर के सामने डिस्प्ले करेगा। तो ये आपका होता है मेटा सर्च इंजन। अब इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके बेनिफिट ये हैं कि एक क्वेरी को कई सारे सर्च इंजन में सर्च करने के कारण यूजर को उस टॉपिक से संबंधित और अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इससे क्या होगा, आपको एक क्वेरी को अलग अलग सर्च इंजन में सर्च नहीं करना पड़ा, आपने एक में टाइप कर दिया और ऑटोमेटिकली सभी सर्च इंजन में जो भी इससे संबंधित है उन पर सर्च हो जाती है। तो ये आपके थे इसके वो। अगला आता है वेब सर्वर। तो यह एक सर्वर सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो भी HTTP रिक्वेस्ट हैं उसको एक्सेप्ट करना, उस पर रिस्पॉन्स करना, इसका मेन काम है। वेब सर्वर का जो मेन काम है वो है वेब पेजेस व अन्य रिसोर्सेज को
स्टोर करना, उनको प्रोसेस करना और उन वेब पेजेस को वेब ब्राउज़र को डिलीवर करना। जो सर्वर है वो भी कई टाइप के होते हैं, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, मेल सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्वर, FTP सर्वर और कोलैबोरेशन सर्वर। नेक्स्ट आता है ब्राउज़र। तो ब्राउज़र सिंपली क्या है? ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है MCQs में कि वेब ब्राउज़र कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आपको आंसर टिक करना है कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से कनेक्ट होने व वेब से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की सुविधा देता है। वेब से प्राप्त इंफॉर्मेशन को ह्यूमन के पढ़ने योग्य दर्शाता है। क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये क्या हैं? ये सभी के सभी वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। अगला आता है वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जो किसी व्यक्ति की वेबसाइट को स्टोर करने की सुविधा देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनकी हेल्प से एक वेबसाइट क्रिएट की। अब चूंकि जो वेबसाइट है वो मेरे कंप्यूटर में है, तो मैं ही सिर्फ उस वेबसाइट को ओपन कर सकता हूँ। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो वेबसाइट मैंने क्रिएट की है वो बाकी लोग भी इंटरनेट के माध्यम से देख सकें। तो मुझे क्या करना होगा, उस वेबसाइट को ऐसे स्थान पर स्टोर करना पड़ेगा जो कि हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहे और जो भी यूजर उस वेबसाइट को देखने के लिए रिक्वेस्ट करे उसको वो रिस्पॉन्स करे। तो बेसिकली वेब होस्टिंग क्या है? एक कंपनी है या एक संस्था है जो किसी अन्य व्यक्ति की जो वेबसाइट है उसको स्टोर करने की सुविधा देती है। यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो स्टोर रहती है, स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? होस्टिंग। और जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि होस्टिंगर, गोडैडी, ब्लू होस्ट, ये क्या हैं? ये सभी के सभी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। बेसिकली अपाचे OS X सर्वर सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। वेब होस्टिंग लेते समय इंटरनेट सर्विसेज, सर्वर की विश्वसनीयता, स्टोरेज, बैंडविड्थ, इनका ध्यान देना चाहिए। और जो वेब होस्टिंग है ये कई प्रकार की होती हैं, फ्री होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, कॉलिकेटेड होस्टिंग। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है या फिर प्रोग्राम का एक सेट होता है जो इंटरनेट की मदद से वेब पर उपलब्ध जानकारी में से यूजर द्वारा दी गई क्वेरी को सर्च करके रिजल्ट देता है। तो ये आपका होता है सर्च इंजन। अगला आता है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में का मतलब यह है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट के माध्यम से सेल या परचेज करना या किसी सर्विस तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है। और यहाँ पर इसके कई सारे लाभ भी हैं और कई सारी हानियाँ भी हैं। B2B, B2C, C2C, C2B, ये क्या हैं? ये सभी के सभी ई कॉमर्स के टाइप हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट www, तो ये है क्या? तो www एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पे हाइपर टेक्स्ट के द्वारा जो भी इंटरलिंक डॉक्यूमेंट हैं उनको URL के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। आपसे पूछता है ट्रू फॉल्स में कि क्या इंटरनेट और www एक समान है? तो आपको आंसर टिक करना है जी नहीं, इंटरनेट और www ये एक समान नहीं है। नेक्स्ट अगला आता है, तो ये आपके हो गए। आपसे पूछता है कि भैया अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से तो आप कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, HTML टैग, बॉडी टैग, देन इसके बाद आप जानते हैं कि जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है उसे आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया। देन इसके बाद अब जो हेलो वर्ल्ड है इसको प्रिंट करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपने यहाँ पर लिख दिया document.write और ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपको वेलकम प्रिंट करना है, तो जो ये आपने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आपको लिखना होगा वेलकम। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको प्रिंट करना है उसे आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, डुअल कोट्स के अंदर। अगर आप लोग चाहें तो आप यहाँ पर ये ना लिख सकते हैं अलर्ट, ठीक है? तो अलर्ट के थ्रू भी आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं या फिर कोई अन्य मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। देन इसके बाद जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में कई बार आया है, आपसे कहेगा
कि एक क्लिकेबल इमेज बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, HTML हेड, देन इसके बाद टाइटल, और आप जो चाहें यहाँ पर दे सकते हैं टाइटल, इसके बाद हेड यहाँ से क्लोज। अब देखिए मैं स्पीड में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देन हमने क्या किया, बॉडी के अंदर अब चूंकि आपको एक क्लिकेबल इमेज बनानी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ए एंड इसके बाद href एंड यहाँ पर हमने उस URL को दे दिया है जो इमेज पर क्लिक करने पर ओपन होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये है आपका पूरा का पूरा URL। देन इसके बाद चूँकि हमें क्लिकेबल इमेज बनानी है तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस एंकर टैग के बीच में टेक्स्ट ना लिखकर हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दी इमेज। तो आप जानते हैं कि जब भी आप लोगों को इमेज लगानी होती है तो उसके लिए आप लोग img टैग का यूज़ करते हैं। देन इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है src जिसका फुल फॉर्म सोर्स होता है। देन हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो ये आप देख पा रहे हैं ये एक क्लिकेबल इमेज के लिए कोड है और ये 5 नंबर में कई बार आ चुका है और बिल्कुल ईजी भी है। नेक्स्ट आता है सबसे पहला कि HTML से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, और ये M2R4 और M2R5 दोनों के लिए है। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि जो फेविकॉन है ये किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड है? तो आपका आंसर आएगा W3C। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि HTML5 का डिक्लेरेशन क्या है? तो आपको टिक करना है डॉक टाइप HTML। तो ये क्या है, ये HTML5 का डिक्लेरेशन है। देन href का फुल फॉर्म ट्रू फॉल्स में आ चुका है, तो हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस href का फुल फॉर्म होता है। फ्रेम्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा फ्रेम सेट कहते हैं। HTML फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं? तो .htm या फिर .html। नेक्स्ट जो UTF-8 है ये क्या है? तो ये एक डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर इनकोडिंग है और UTF का फुल फॉर्म यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि HTML किसका सबसेट है? तो आपका आंसर आएगा SGML, और SGML का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि जो डॉक टाइप है ये केस सेंसिटिव है या फिर केस इनसेंसिटिव है? तो आपका आंसर आएगा कि डॉक टाइप केस इनसेंसिटिव है, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि XML में ये क्या है, केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट कई बार रिपीट हो चुका है कि फंडामेंटल HTML ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा HTML टैग। जो HTML है ये एक केस इनसेंसिटिव है, यानी कि इसमें आप टैग लिखिए स्मॉल में या फिर लिखिए कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया बिगेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग है? तो आपका आंसर आएगा H1। स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग है? तो आपका आंसर आएगा H6। देन इसके बाद पिक्चर को दिखाने के लिए हम लोग किस टैग का यूज़ करते हैं? तो आपका आंसर आएगा img टैग का। लिंक बनाने के लिए एंकर टैग का। नेक्स्ट बुलेटेड लिस्ट के लिए OL टैग, यानी कि ये कैसी हैं, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है। देन इसके बाद ये क्या है, ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको हम बोलेंगे क्या, नंबरिंग लिस्ट। क्या बोलेंगे, नंबरिंग लिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, बुलेटेड लिस्ट। इसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आपसे पूछेगा कि जो कैप्शन टैग है वो किसके अंदर यूज़ करते हैं? तो आपका आंसर आएगा टेबल टैग के अंदर। नेक्स्ट जो भी हम लोग कंटेंट या टेक्स्ट हेड टैग के अंदर लिखते हैं वो डायरेक्टली ब्राउज़र पर शो नहीं होता है। कंटेनर टैग, रैपर टैग और पेयर्ड टैग ये तीनों एक ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा टैग जिसे ओपन भी करना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है, ऐसे टैग को हम लोग कंटेनर टैग या फिर रैपर टैग या फिर पेयर्ड टैग कहते हैं। नेक्स्ट कंटेनर टाइप हेडर फाइल में HTML कंटेंट है जब नेटवर्क पर डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट $NBSP, तो बेसिकली इसका यूज़ हम लोग स्पेस देने के लिए करते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, और इसका फुल फॉर्म नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है। अगर आप लोगों को HTML डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो उसके लिए आप लोग बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को कलर लगाना है तो आप लोग BG कलर का यूज़ करते हैं। नहीं समझे,
बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड, कलर के लिए बीजी कलर। नेक्स्ट इनपुट टैग, तो इनपुट टैग एक एम्प्टी टैग है। नेक्स्ट HTML टैग HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग है। आपसे पूछता है कि कौन सा टैग HTML का रूट टैग है, तो आपका आंसर आएगा HTML। जो HTML की कमेंट होती है उसको हम लोग एंगल ब्रैकेट एंड यहाँ पर नॉट डैश 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 डैश, तो जो ये आप देख पा रहे हैं इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कमेंट क्रिएट करते हैं HTML में। जो भी कंटेंट आपको डिस्प्ले नहीं करना है वो आप लोग यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट जो href टेक्स्ट होता है वो हमेशा हैश सिंबल से शुरू होता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म WYSIWYG, तो WYSIWYG का फुल फॉर्म व्हाट यू सी इट व्हाट यू गेट ये होता है। तो बेसिकली जो M2R4 है उनके लिए ये वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोग चाहें तो आप इतना और दे सकते हैं कि जो CSS है इसका फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है, और CSS की फाइल को हम लोग .css इस एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। एंड इसी के बाद जो CSS3 है ये CSS का लेटेस्ट वर्जन है। HSL का फुल फॉर्म हुई सैचुरेशन लाइटनेस होता है। तो बेसिकली जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ तो जो वीडियो है ये M2R4 और M2R5 दोनों के लिए थी, बट इसके आगे जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ R5 के लिए है। नेक्स्ट जो CSS है उसे हम लोग 3 प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। देन इसके बाद अगर इनलाइन CSS यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। वह इनलाइन CSS की प्रायोरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल CSS से ज़्यादा होती है। बेसिकली जो ये आपका दिख रहा पॉइंट ये आ सकता है आपके ट्रू फॉल्स में कि क्या इनलाइन CSS की प्रायोरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल CSS से ज़्यादा होती है, तो आपको आंसर टिक करना है ट्रू। नेक्स्ट जो भी एक्सटर्नल CSS होती है उसे हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। सबसे पहले आपको लिखना होगा लिंक, इसके बाद रिल, ये क्या है, एट्रीब्यूट है। तो रिलेशन कैसा है, रिलेशन स्टाइल शीट का है। टाइप क्या है, टेक्स्ट फाइल है CSS की। एंड इसके बाद href की फाइल जो आपने क्रिएट की है CSS की उसका पाथ क्या है, उसका नाम क्या है, तो style.css जो भी आपने नाम रखा होगा। देन इसके बाद आपसे पूछता है कि ID सिलेक्टर के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर आएगा हैज। क्लास सिलेक्टर के लिए डॉट, यूनिवर्सल के लिए स्टार। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पर दिया गया है डिक्लेरेशन, ये क्या है, ये पूरा का पूरा कहलाएगा डिक्लेरेशन। तो आपको यहाँ पर दिया गया है बॉडी, देन इसके बाद कलर क्या है, कलर एक प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ पर रेड क्या है, रेड वैल्यू है। तो कलर एक प्रॉपर्टी का नेम है, रेड वैल्यू है, जबकि ये पूरा का पूरा क्या है, डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट CSS डिक्लेरेशन को हमेशा हम लोग सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं, सेमी कॉलन से एंड करते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन, जबकि इसको बोलते हैं क्या, कॉलन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रुप सिलेक्टर में जो भी सिलेक्टर होते हैं, आप जानते हैं कि क्या होता है ग्रुप सिलेक्टर में, एक से अधिक सिलेक्टर होते हैं, तो प्रत्येक सिलेक्टर को हम लोग कॉमा से अलग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आपको HTML पेज में CSS को इम्बेड करना है तो उसके लिए आप लोग स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। और जो एक EM है उसमें 16 पिक्सल होते हैं। अगर फॉन्ट नेम एक वर्ड से ज़्यादा हो तो उसे डुअल कोट्स के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉन्ट फैमिली अप्लाई की लाइक टाइम्स न्यू रोमन, तो इस केस में जो फॉन्ट फैमिली है इसमें क्या है, एक से अधिक वर्ड हैं। तो इस केस में जो ये फॉन्ट फैमिली का नाम है इसे आपको डबल कोट्स के अंदर रखना होगा। नेक्स्ट फॉन्ट वेट, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज को हम लोग एक ही CSS प्रॉपर्टी के द्वारा दिखा सकते हैं। ये आपसे पूछेगा कि क्या हम फॉन्ट वेट, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज इन प्रॉपर्टी को एक ही CSS प्रॉपर्टी से डिस्प्ले कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसके लिए आप लोग कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। किसी एलिमेंट को यूनिकली स्टाइल डिफाइन करने के लिए हम लोग ID सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, और ID के लिए हम लोग हैज सिंबल का यूज़ करते हैं। CSS प्रॉपर्टी से हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में आएगा कि क्या हम CSS की प्रॉपर्टी से
टेक्स्ट की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा जी हाँ, डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो पोजीशन प्रॉपर्टी है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक होती है। बॉर्डर क्लॉप्स की सेपरेट, बॉर्डर स्पेसिंग की 2 पिक्सल होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बॉर्डर इमेज विद, ये क्या है? तो बॉर्डर इमेज विद CSS प्रॉपर्टी को हम लोग 9 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो पैडिंग की प्रॉपर्टी है वो कभी भी एक नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। जो CSS के कलर हैं वो हमेशा अगर हेक्स वैल्यू है तो किससे शुरू होगी? हैज सिंबल से शुरू होगी, या तो वो 3 डिजिट की होगी या तो वो 6 डिजिट की होगी। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 6 डिजिट, या तो क्या होगी 3 डिजिट की या तो होगी 6 डिजिट की। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है, देख पा रहे होंगे, हैज FF0000 ये किसकी होती है? ये होती है रेड की। जबकि ब्लू की क्या होती है? 0000FF। जबकि व्हाइट की क्या होती है? FFFFFF। ब्लैक की 000000। ग्रीन की 008000। येलो की FFFF00। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कलर कोड हैं जो आपको पता होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हैज आएगा, क्योंकि जो हेक्स वैल्यू होती है वो हैज से शुरू होती है। नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पहला वाला है वो बता रहा है आर की वैल्यू को, जो दूसरा वाला है वो बता रहा है ग्रीन को, जो तीसरा वाला वो क्या बता रहा है? ब्लू को। तो पहले आर आता है, फिर जी आता है, फिर बी आता है। अगर 6 डिजिट हैं तो इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग के जो 2 हैं वो रेड के लिए हैं, जो इसके बाद के हैं वो ग्रीन के लिए हैं, और उसके बाद के किसके लिए हैं? ब्लू के लिए हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 054, तो इस केस में जो पहला वाला है वो रेड के लिए है, दूसरा वाला ग्रीन के लिए, तीसरा वाला ब्लू के लिए। ठीक है। जो RGB है, जो RGB वैल्यू है उसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 होती है। क्या होती है? 0 से लेकर 255। बट अगर आप हेक्स वैल्यू के साथ में काम कर रहे हैं तो उसकी रेंज 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक की होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा हैज FFGG55, क्या ये एक हेक्साडेसिमल कलर की वैल्यू है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो GG है ये इस रेंज से बाहर हो गया है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है? 0 से 9 और A से लेकर F तक की। तो ये आपके CSS के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देन आती है जावास्क्रिप्ट। तो जो जावास्क्रिप्ट है ये एक केस सेंसिटिव लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। बेसिकली लूजली का मतलब होता है कि जब भी आप लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपको ये डिफाइन नहीं करना होता है कि जो आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा। लूजली को हम लोग वीकली भी कह सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? लोकल वेरिएबल। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए XHTML करंट स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, HTML5 में टाइप टेक्स्ट / जावास्क्रिप्ट अनिवार्य नहीं है, आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग लगाकर कोड लिख सकते हैं। जो जावास्क्रिप्ट है इसका ऑफिशियल नाम इक्मास्क्रिप्ट, जबकि पुराना नाम मोचा था। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट टैग हेड टैग के अंदर या फिर बॉडी टैग के अंदर या फिर हेड और बॉडी दोनों टैग के अंदर लिख सकते हैं। जबकि जो स्टाइल होती है, जो CSS है, उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। जबकि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसे आप लोग हेड व बॉडी दोनों के अंदर लिख सकते हैं। बेसिकली इसे नेटस्केप के द्वारा इसे किसके द्वारा? ब्रेंडन ईच के द्वारा डेवलप किया गया था। अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा? सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे आप कोड लिखेंगे। देन इसके बाद एक चाहिए क्या होगा? ब्राउज़र, जहाँ पे आप लोग उस कोड का आउटपुट देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में क्लास नहीं होते हैं, क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। जावास्क्रिप्ट में 63 होते तो ज़्यादा हैं, बट आपको टिक करना है 63 कीवर्ड। जो भी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं क्या? लिटरल। देन इसके बाद वेयर, फंक्शन, दिस, न्यू, ये क्या है? ये सभी के सभी कीवर्ड हैं। DOM का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है? कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है बट वैल्यू असाइन नहीं की है, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। देन इसके बाद अगर आपको किसी वेरिएबल या किसी ऑपरेंड या किसी एक्सप्रेशन का टाइप चेक करना है कि वो किस टाइप का है, तो इसके लिए आप लोग टाइप ऑफ फंक्शन या फिर टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़
कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में आपको मिलते हैं 3 प्रकार के पॉपअप बॉक्स। पहला है अलर्ट, दूसरा है कन्फर्म, तीसरा है प्रॉम्प्ट, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, कमेंट अगर आपको क्रिएट करनी है जावास्क्रिप्ट में तो आप लोग डबल स्लैश का या फिर मल्टीलाइन के लिए स्लैश एस्टरिस्क स्लैश का यूज़ करते हैं। बेसिकली RIA का फुल फॉर्म रिच इंटरनेट एप्लीकेशन होता है। जो एंगुलर JS है ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और बेसिकली ये एक फ्रंट एंड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसे गूगल के द्वारा मैनेज किया जाता है। और जो एंगुलर JS है वो MVC यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोल इस पर आधारित है, इस पैटर्न पर आधारित है। जो भी एंगुलर JS के एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम लोग डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एंगुलर ऐप को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग ng ऐप डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं और इस डायरेक्टरी को आप लोग किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर एरर नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा ट्रू फॉल्स में कि क्या एंगुलर JS को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा जी हाँ, एक्सटेंड कर सकते हैं। ng मॉडल डायरेक्टरी का उपयोग HTML कंट्रोल लाइक इनपुट, टेक्स्ट एरिया, इनकी वैल्यू को एप्लीकेशन डेटा से बाइंड करने के लिए करते हैं। और ये सारी बातें मैंने आप लोगों को एंगुलर JS वाले चैप्टर में पढ़ाई है। बेसिकली जो एंगुलर JS है ये 2 वे बाइंडिंग सपोर्ट करता है। आपसे पूछेगा कि क्या एंगुलर JS 2 वे बाइंडिंग सपोर्ट करता है, तो आपको आंसर टिक करना है ट्रू। नेक्स्ट आता है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप को थॉमस नल और जॉन नल ने बनाया था। जो बेसिकली फोटोशॉप है ये एडोब सिस्टम का प्रोडक्ट है। लेयर को हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर भी कहते हैं। फोटोशॉप की जो फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन .psd यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, या फिर .psb यानी कि फोटोशॉप बिग होता है। बेसिकली TIFF ये एक इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो TIFF का फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। नेक्स्ट CMYK यानी कि सियान, मेजेंडा, येलो और ब्लैक। नेक्स्ट JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट HSB तो ही सेचुरेशन ब्राइटनेस। GIMP GNU इमेज मैनिपुलेशन। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है फ्री ट्रांसफॉर्म, तो इसके लिए Ctrl+T। ट्रांसफॉर्म अगेन तो Ctrl+Shift+T। न्यू लेयर Ctrl+Shift+N। लेयर्स पैलेट F7। कलर पैलेट F6। जूम इन Ctrl+Spacebar+क्लिक। जूम आउट Alt+Spacebar+क्लिक। क्लोज इमेज तो Ctrl+W। क्विक फोटोशॉप को क्लोज करने के लिए Ctrl+Q। क्रॉप टूल की C। लेयर ग्रुप की Ctrl+E। तो ये आपकी फोटोशॉप की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी। देन इसके बाद आता है एडिटर। तो जो एडिटर की जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसका एक्सटेंशन .txt होता है। जो नोटपैड है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो नोटपैड++ है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। NPPFTP बिल्ट इन फाइल है जो कि नोटपैड++ में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है नोटपैड++ के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो Ctrl+N ओपन करने के लिए, Ctrl+O सेव एज की, Ctrl+Alt+S जबकि सेव आल की, Ctrl+Shift+S। इसके अलावा क्लोज की Ctrl+W, क्लोज आल की Ctrl+Shift+W। देन अगला आता है प्रिंट की, तो आप जानते हैं Ctrl+P। अगला अब बात कर लेते हैं हम लोग सबलाइम के बारे में। उसके पहले कि जो माइक्रोज है वो किसी भी टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं कि अगर नई फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+N, फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O, सेव करने के लिए Ctrl+S, सेव एज करने के लिए Ctrl+Shift+S, जबकि उसमें क्या थी नोटपैड++ में Ctrl+Alt+S। इसके अलावा न्यू विंडो की Ctrl+Shift+N, क्लोज विंडो की Ctrl+Shift+W, क्लोज फाइल की Ctrl+W।
एंड इसके अलावा कमांड पायलट, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। देन इसके अलावा रिकॉर्ड मैक्रो, कंट्रोल प्लस क्यू। अगला आता है यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि फुल स्क्रीन के लिए तो F11 आपसे पूछेगा कि भैया जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है सिंटेक्स का, वो किस मेन्यू में है, तो आपका आंसर आएगा जो सिंटेक्स सिलेक्शन है ये मिलता है व्यू मेन्यू में। देन अगला आता है W3CSS, तो जो W3CSS है, बूट स्ट्रैप है, फाउंडेशन है, बुल्मा है, ये क्या है, ये सभी के सभी CSS फ्रेमवर्क के एग्जाम्पल हैं। बेसिकली अगर आप लोगों को अपने वेब पेज में W3CSS का यूज़ करना है तो आपको इस स्टेटमेंट को हेड टैग के अंदर इंक्लूड करना होगा। ये क्या है, ये W3CSS फ्रेमवर्क का CDN है, तो इसे आपको हेड सेक्शन के अंदर इंक्लूड करना होगा। आपसे पूछ सकता है कि W3CSS में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो आपका आंसर आएगा वर्डना। नेक्स्ट, W3CSS 12 कॉलम की रिस्पॉन्सिव फ्लड ग्रिड को सपोर्ट करता है, कितने, 12 कॉलम की। नेक्स्ट, जो W3 कंटेनर क्लास है ये लेफ्ट और राइट साइड में 16 पिक्सल की पैडिंग ऐड करती है, जबकि जो W3 पैनल है ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इन सभी में 16 पिक्सल की मार्जिन सेट करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है, तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो फिनिश हो चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस पर सेंड कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से क्रैक हो, ऐसी मेरी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।